हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि हमारे पास जो साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और इनकी जो सबसे फेमस इक्वेशन हमारे पास वो है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो इनको जो नोबेल प्राइज मिला था, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो कि मेरे पास एनर्जी मास इक्विवेलेंस का रिलेशन है, इसके लिए मिला था। जबकि आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था ईयर 1921 में, वो मिला था इनकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए, ना कि इनकी एनर्जी मास इक्विवेलेंस वाली रिलेशन के लिए। तो आज हम लोग इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को भी। तो ये हमारे पास क्लास 11th केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है, चैप्टर जो कि 2 है आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जो कि मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है। तो आज समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और उसके साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को भी देखेंगे, जो कि हमको आइंस्टाइन ने दी थी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। देखते हैं मेरे पास ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखो, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपके पास जो डेफिनेशन है वो आपको क्या बताती है। ये कहती है कि मेरे पास जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पर आकर के जब फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स का मतलब है आपके पास जो इंसिडेंट लाइट है उसके पार्टिकल्स। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग जो लाइट है, अब हम लोग लाइट का सिर्फ वेव नेचर नहीं ले रहे हैं। हमारे पास लाइट का वेव नेचर भी होता है और हमारे पास लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला है फोटॉन्स। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको ये बताता है कि मेरे पास जब ये फोटॉन्स आकर के उस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो वहां से क्या होगा, वहां से आपके पास वो जो मेटल एटम था, उस मेटल एटम के साथ जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सीधी सी बात है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है हमारे पास, उस इंसिडेंट रेडिएशन की कुछ एनर्जी होगी, जो कि किस पे डिपेंड कर रही होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पर। अभी ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितनी भी चीजें हम एक्सप्लेनेशन के तौर पे देखेंगे उसको भी आगे समझेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन ने नहीं किया था। ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास किसने किया था? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था, जिसके बाद इसको लेनार्ड ने 1902 में फिर उसके बाद क्या करा, कंफर्म भी करा कि हाँ, इन्होंने जो बात बोली वो बिल्कुल सही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो आइंस्टाइन की है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन का नहीं है। तो इसीलिए अभी इसमें जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, इसको बाद में आइंस्टाइन ने बहुत अच्छे से समझाया। तो सबसे पहले इस इफेक्ट के बारे में देखते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। सबसे पहले यहाँ पर अपने पास आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम। देखिए इस सेटअप को आप समझिए कि यहाँ पर क्या किया गया था। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ये दो प्लेट्स लगाई गई हैं, जो कि एक एनोड होगी और एक अपने पास कैथोड होगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है, इसका नाम अपने पास एनोड हो गया। और जो अपने पास नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये हो गई अपने पास कैथोड। क्योंकि ये जो कैथोड है, कैथोड पर देखो अभी क्या होगा। कैथोड पर मैं क्या रखूंगा? कैथोड को मैं बनाऊंगा किसी प्योर मेटल का। ये कैथोड किसकी मिलकर के बनी हुई है? आपके पास ये बनी हुई है किसी मेटल की, जिसके ऊपर आप वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखना चाहते हो। अभी जो मेटल्स हैं, इन मेटल्स को क्या कहा गया था कि ये मेटल्स हमारे पास जनरली एल्कलाई मेटल था। पर एल्कलाई मेटल्स का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में कई सारे एलिमेंट्स आते हैं। इसमें लिथियम भी है, सोडियम में है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम है। अभी इसमें जो आपके पास मेटल सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे, उसमें अपने पास सीजियम आ जाता है, उसमें अपने पास रिबिडियम आ जाता है और उसी के साथ साथ अपने पास फ्रांसियम। ये तीन मेरे पास मेटल्स ऐसे हैं जिनके साथ आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे अच्छा देखने को मिलेगा। देखो हुआ क्या, आपके पास ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ये इंसिडेंट रेडिएशन आएगी और कैथोड जिसको कि आपने उस प्योर मेटल का बनाया हुआ है, उस पे आकर के टकराएगी। तो ये हो गई मेरे पास इंसिडेंट रेडिएशन। और अपने पास इस इंसिडेंट रेडिएशन की क्या होगी? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। मैंने कह दिया ये फ्रीक्वेंसी है न्यू। ये न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन थी, आप इसको लाइट भी कह सकते हो। अभी ये आकर के आपकी कैथोड प्लेट पर टकराई, तो यहां से आपने देखा कि यहां से क्या हो गया, यहां से एमिशन स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब ये डिटेक्ट कैसे किया गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके पास एमिट हो रहे थे? तो उसके लिए जो एनोड है, इस एनोड पर हमने क्या लगाई हुई थी? इस एनोड पर हमने लगाई हुई थी कलेक्टर प्लेट। ये जो एनोड है, इस एनोड पर इस एनोड पर आपके पास लगी हुई है कलेक्टर प्लेट। ये कलेक्टर प्लेट क्या करेगी? इस कलेक्टर प्लेट पर आकर के जब इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है वो डिटेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब मेरे को पता चल जाएगा कि ये जो कैथोड और एनोड जो कि मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर लगा करके दिए हुए हैं, इससे क्या हो रहा है? इससे अपने पास जो कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो रहा है। अब कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, वो क्यों निकल करके आ रहे होंगे? क्योंकि ये जो मेटल है, इस मेटल के जो एटम्स है, उस एटम्स के साथ जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो जाकर के एनोड की तरफ अपने पास ड्रिफ्ट हो रहे हैं और एनोड पर जो लगी हुई कलेक्टर प्लेट है उससे टकरा रहे हैं। और एक सेकंड, इस डायग्राम में अपने पास ये जो पोलैरिटी है इसको हम सही कर लेते हैं।
ये जो अपने पास नेगेटिव टर्मिनल हो गया और अगला हो गया ये पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला यहाँ पर नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें अपने पास। तो ये तो हो गया अपने पास सेटअप, ये किस चीज का सेटअप था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप। तो ये वाली जो बात है, अब इसमें जितने भी कंक्लूजन थे, अभी यहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं दिया गया, बस इतना बोला गया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं और कलेक्टर प्लेट पर जाकर के टकरा रहे हैं, जिसकी हम लोगों ने प्रेजेंस डिटेक्ट करी। अब देखो हुआ क्या, ये आपके पास वो मेटल सरफेस है, ये मेरे पास मेटल सरफेस है, और ये मेटल सरफेस पे आप देख सकते हो, मेटल सरफेस पे एटम्स है और एटम्स के अंदर जो प्रेजेंट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या हो रहा है, ये मेरे पास इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है न्यू। ये जब आकर के टकराएगी तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर रहा होगा जो कि लूजली बाउंडेड होगा न्यूक्लियस से। तो उसने कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करी और उसके बाद यहां से जो इलेक्ट्रॉन थे इजेक्ट हो गया। तो ये हो गए मेरे पास इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब आपके पास इंसिडेंट रेडिएशन आकर के टकराए, फोटॉन्स आकर के टकराए मेटल सरफेस से, तो उस एटम के अंदर जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो मेटल लूज कर दे और वो वहां से क्या हो जाए, उसका एमिशन या फिर इजेक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ये जो अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कंक्लूजन थी, वो कंक्लूजन को अभी हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ से कंक्लूड करी गई थी। देखो अब अपने पास यहाँ पे जो फोटॉन्स के टकराने के बाद जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वहां पे दो चीजें कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कितने निकल रहे हैं, और उसके बाद सबसे जरूरी चीज है कि वो इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकला वो कितनी तेजी से निकला। मींस दो चीजें, एक हो गए नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और एक हो गई मेरे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी या फिर वेलोसिटी कह सकते हैं। देखो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन फटाफट स्टार्ट हो जाएगा। फटाफट स्टार्ट होने का मतलब है कि इसमें कोई डिले या कोई लैग नहीं है, इसमें कोई डिले नहीं है। जैसे ही आपके वो फोटॉन्स आकर के टकराएंगे मेटल सरफेस के साथ, वहां से तुरंत जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, वो वहां से इजेक्ट होने लगे। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना आप कि जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास रेडिएशन की, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यूज कर दूं। यहाँ पर बोला गया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो है मेरे पास वो रिक्वायर है। वो किस चीज के लिए रिक्वायर है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर नाम दिया गया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि आप जितनी भी फ्रीक्वेंसी लेकर के आओ, मैंने कह दिया आप जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेकर के आए वो न्यू है। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। आप फ्रीक्वेंसी न्यू लेकर के आए हो और मैं कह देता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। तो यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की होगी वो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी उस वैल्यू से या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैल्यू से ज्यादा होगी। देखो अब जो नेक्स्ट चीज है जिसकी मैंने बात करी थी कि काइनेटिक एनर्जी, मींस जो वहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो कितना तेजी से निकला, इस बात को समझते हैं। दो चीजें अपने पास, एक होती है लाइट की इंटेंसिटी और एक होती है अपने पास लाइट की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटेंसिटी का मतलब अभी आप ब्राइटनेस लेकर के समझ सकते हो कि ब्राइटनेस को हम इंटेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं, और दूसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी, जो कि सोर्स पे डिपेंड करती है कि आपने जो यहाँ पर लाइट यूज करी थी उसका सोर्स क्या था आपके पास। देखो जो अपने पास सबसे पहली चीज है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। आप जो इंसिडेंट रेडिएशन लेकर के आए उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो उतना तेजी से एमिट होंगे, उतना तेजी से वो भागेंगे। इसका मतलब है कि ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। जबकि मैं दूसरी चीज की बात करूं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकंड, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, मींस ब्राइटनेस ऑफ द रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो पहली वाली चीज की काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपने पास इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के, जबकि जो दूसरी वाली चीज है जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंडिपेंडेंट है अपने पास फ्रीक्वेंसी के। अब देखो आप, ये था अपने पास ऑब्जर्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन अभी अपने पास यहाँ पर नहीं रहेगा। इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे जब हम समझेंगे आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को, कि क्यों ये चीजें इस बात पे डिपेंड कर रही हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है भाई वो अपने पास डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इंटेंसिटी पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक जरूरी चीज यहाँ पर, ये अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी, और एक जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। अब एक बहुत जरूरी चीज होती है जो कि होता है इसका ग्राफ। तो हम लोग एक बार इसका ग्राफ बना करके देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि ग्राफ रहेगा अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर इंटेंसिटी में प्लॉट करता हूँ ग्राफ। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग वेरिएबल बना देते हैं इंटेंसिटी को,
और y एक्सिस पर हमारे पास जो वेरिएबल हो गया वो हो गया आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ देखते हैं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर बनेगा ये किसके कारण बनेगा, जो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, मींस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ड्यूरिंग। तो ये देखा गया कि ये जो ग्राफ है अपने पास बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन लेकर के देगा, जो कि आपको ये बता रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी एक दूसरे के क्या है, ये अपने पास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जरूरी चीज यहाँ पर ये है कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और उसके साथ साथ जो अपने पास पोटेंशियल है, इन दोनों को क्या कर दिया गया था, इन दोनों को यहाँ पर कांस्टेंट रख दिया गया था। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इंटेंसिटी पे क्यों डिपेंड कर रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे इंटेंसिटी के। इसका मतलब है जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे मींस ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ड्यूरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बनेगा। तो इस ग्राफ का सीधा सीधा अपने पास जो रिलेशन है वो इंटेंसिटी के साथ। तो ये अपने पास हो गया यहाँ से आने वाला पहला ग्राफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर एक और चीज की बात कर लेते हैं, जो अपने पास दूसरा एक ग्राफ रहेगा वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। देखो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी एक ग्राफ हम लोग यहाँ पर प्लॉट करके देखते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में मैं यहाँ पर वेरिएबल बना देता हूँ फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पर, और ये फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपके पास इंसिडेंट रेडिएशन, और साथ साथ में वाई एक्सिस पर ले लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखो अब यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फ्रीक्वेंसी। लेकिन मेरे पास ये जो ग्राफ है, ग्राफ यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऐसे ही जाता है, हमें बचपन से ही सिखाया गया कि भाई इसको ऐसे ही बनाना है। लेकिन ध्यान रहे इस ग्राफ को आप यहाँ से जीरो से नहीं उठाओगे। अगर आपने जीरो से उठा दिया इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है फ्रीक्वेंसी के, लेकिन फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो जीरो पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो होगी। मींस मैं काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर देखूं तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड तो कर रही थी, पर क्या बोला गया था कि फ्रीक्वेंसी मेरे पास एक मिनिमम वैल्यू से ऊपर होनी चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए उसकी वैल्यू। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यूज नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास मिनिमम जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो ठीक है, आप ग्राफ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ को जैसा बनाते थे आप वैसे ही बनाओगे, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि आप इसको जीरो से नहीं शुरू करोगे। आप इसको कहां से शुरू करोगे, फ्रीक्वेंसी की इस लाइन से, जो कि आपको बता रहे हैं किसकी वैल्यू रही होगी, ये वैल्यू रही होगी अपने पास न्यू नॉट। कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है यहीं से तो अब फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे थे वो स्टार्ट होंगे, तो इसके बाद आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शुरुआत होगी। अब इसके बाद आप बढ़ाते जाओ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। तो बस इस बात का ध्यान रहे कि ये ग्राफ आपको जीरो से स्टार्ट अपने पास नहीं करना। ये हो गई अपने पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज। और अगर काइनेटिक एनर्जी के बीच में कभी आपसे और इंटेंसिटी के बीच में कोई ग्राफ पूछ ले, तो भाई सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में अगर ग्राफ आ जाता है तो ध्यान रहे जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, और जो इंटेंसिटी थी अपने पास रेडिएशन की, इंटेंसिटी के तो ये अपने पास इंडिपेंडेंट होता है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इट मींस ये कांस्टेंट रहेगा। आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, आप कितनी भी ब्राइटनेस बढ़ा दो अपने पास उस रेडिएशन की, उस लाइट की, जो काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वो चेंज नहीं होने वाली। तो ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, और इसका मैंने आपको पीछे यहाँ पर रीजन भी बताया कि क्यों ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किए गए। ठीक है, अब इसमें अब आगे चलेंगे हम। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर में जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ ही आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी पढ़ाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से हमेशा से पूछे जाते गए हैं आपके, चाहे वो जेई का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो। और बहुत सिंपल से चीजें हैं, ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, आप ध्यान से समझना, आपको एक एक चीज मैं यहाँ पर समझाऊंगा। देखो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में अब आइंस्टाइन इस चीज को कैसे यहाँ पर अपने पास ब्रेक डाउन करते हैं। आइंस्टाइन का क्या कहना था, आइंस्टाइन ने बोला कि जो एनर्जी आपने दी, मींस जो एनर्जी आपकी इंसिडेंट रेडिएशन लेकर के आई, तो एक तो हो गई वो एनर्जी जो इंसिडेंट रेडिएशन के पास है। ये जो एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन लेकर के आ रही है, अब इसके दो काम है।
सबसे पहले तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये आपके पास ये जो एटम है, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खाली थोड़ी रखा हुआ होगा। अगर ये खाली रखा हुआ होता तो आपको एनर्जी देने की जरूरत ही ना पड़ती। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से कैसे जुड़ा हुआ है, ये इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अभी मैं इसको कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ बाइंड है, तो हमने कह दिया भाई बाइंडिंग एनर्जी है। तो पहले तो आप जो एनर्जी दोगे वो एनर्जी क्या करेगी, वो एनर्जी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी, जिसके कारण वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से बाहर आ सके। बाहर आने का मतलब है कि आपके पास जो न्यूक्लियस था इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो टूट सके। तो आपने जो एनर्जी दी उसका सबसे पहले तो क्या काम था, उसका सबसे पहले काम था यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ना। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच वाली बात होगी। फिर आगे देखते हैं, अब यही जो एनर्जी है, यही एनर्जी अब आगे जो भी इसके पास जो हिस्सा बच गया होगा बाइंडिंग एनर्जी के बाद, वो किसको मिल जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन बाहर भी तो भागेगा वहां से, इजेक्ट भी तो होगा, तो प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये आइंस्टाइन का ब्रेकडाउन था। उन्होंने बोला कि आप जो एनर्जी दे रहे हो उसका काम क्या है, उसका काम है सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ना, फिर उसके बाद जो बची हुई एनर्जी है उसको लेकर के वो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा, मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज हो जाएगा। अब इसी को यूज करके, इसी पर्टिकुलर फंडामेंटल के बेसिस पर आइंस्टाइन अब आपको क्या बना करके देंगे, अब वो बना करके देंगे आपको अपनी एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि जो ई है, जो एनर्जी है, उस एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, इक्वल्स टू एच न्यू था। अब ये इक्वल्स टू एच न्यू कहां से आया है भाई, इक्वल्स टू एच न्यू आया अपने अपने पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। ये आपके पास प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इन्होंने अप्लाई करा, इन्होंने बोला कि जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो कैसे बताई जाएगी, वो इक्वल्स टू एच न्यू से बताई जाएगी। फिर ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर रेडिएशन की, और बाइंडिंग एनर्जी को समझते हैं। इन्होंने बोला ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको क्या नाम दे दिया, इसको इन्होंने नाम दे दिया वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, विच इज एच न्यू नॉट। तो ये जो एच न्यू नॉट है ये अपने पास क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया। मैं इसका एक और सिंपलर ब्रेकडाउन कर देता हूं कि जो एनर्जी आप लेकर के आ रहे हो ई, ये किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये था अपने पास इसका बिल्कुल बेसिक, जो कि आइंस्टाइन जिसके ऊपर अपनी इक्वेशन बना करके देंगे। अभी जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन का मतलब है कि वो मिनिमम एनर्जी जो आपको रिक्वायर होगी उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ तोड़ने के लिए, उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, और अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो आप होगा क्या यहाँ पर, ये मेरे पास जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के सबसे ऊपर वाली साइड पर ये प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड था अभी एटम पे। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन लेकर के आए, और ये आपके पास जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है ये कितनी एनर्जी लेकर के आ रही है, ई एनर्जी, जिसको हमने बोल दिया ये ई इक्वल्स टू एच न्यू है। ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो एटम, और उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे, और तोड़ते ही इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाएगा या एमिटेड हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मींस मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल करके आ गया। कितनी एनर्जी लेकर के आ गया, इसकी एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। आपका हो गया इसके पास अभी क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो ठीक है, अभी एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर था। अगर मैं यहाँ पर इसको अब रीअरेंज करूं, तो रीअरेंज करने का मतलब क्या है, देखो रीअरेंज, इसमें एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मैं वर्क फंक्शन को इधर लेकर के आ गया, और ये किसके इक्वल रह गया, हाफ एम वी स्क्वायर के। और अगर मैं देखूं तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, क्या मैं यहां से h कॉमन ले सकता हूं, तो मैं LHS RHS को लेफ्ट राइट वो कर रहा हूं, तो हाफ एम वी स्क्वायर इधर लिख देता हूं, और बाकी उधर h कॉमन लिख करके न्यू माइनस न्यू नॉट लिख देता हूं। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, क्या ये हाफ एम वी स्क्वायर आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं इसको लिख देता हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कि किसके इक्वल आ गई, h न्यू माइनस न्यू नॉट की। यही है आपके पास आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके लिए इनको नोबेल दिया गया था। सो ये हो गई अपने पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, विच इज हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। अब इसी इक्वेशन को एक और रूप दे दिया जाता है, इसको बदल बदल करके लिख दिया जाता है। देखो सिंपल सी बात है, आपको एक चीज पता ही होगी कि अगर E इक्वल्स टू एच न्यू होता है तो मैं E इक्वल्स टू एच न्यू में चेंज कर सकता हूं। आपको पता है C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है,
और अगर c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा है तो न्यू को क्या लिखा जा सकता है, c बाय लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी को, मैं फ्रीक्वेंसी को क्या लिख देता हूँ, c बाय लैम्डा। तो e किसके इक्वल आ गया यहाँ से, e इक्वल आ गया अपने पास hc बाय लैम्डा। अब अगर e यहाँ से hc बाय लैम्डा के इक्वल आ रहा है तो आप क्या करो, आपने यहाँ पर जो ये e लिखी थी, अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, hc बाय लैम्डा नॉट, और ये आ जाएगा hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू ये आ जाएगा hc बाय लैम्डा नॉट। तो इसी को अब एक और फॉर्म दिया जा सकता है, इसी को एक और रूप दे देते हैं, h न्यू की जगह मैं लिखने जा रहा हूं अब hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी जो एक जैसी चीजें उनको एक साथ कर लेते हैं भाई, फिर उसके बाद इसमें कॉमन ले लेंगे जो जो चीजें कॉमन आ रही है। सो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये किसके इक्वल रह जाएगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। सो मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से किसके इक्वल आ गया, एच सी कॉमन आ गया, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा। ये भी आपके पास आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ही है, कुछ नहीं किया है हम लोगों ने इसमें, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो अपने पास ये जो न्यू था उस न्यू की जगह अपने यहाँ पर पुट कर दिया c बाय लैम्डा। तो ये दोनों ही आपके पास आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो यही है वो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जिसके लिए आइंस्टाइन को बाद में नोबेल दिया गया था। अब देखो इसके बाद इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी होते हैं और ग्राफ की फॉर्म में भी होते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी की बात करी थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, फ्रीक्वेंसी पर, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे थे, वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पर। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो हमने खुद ही तो कहा कि जो एनर्जी हम लोग लेकर के आएंगे वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहले तो वो वर्क फंक्शन को ओवरकम करेगी और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सीधी सी बात है, ये जो एनर्जी है इस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, क्या ये एनर्जी एच न्यू के इक्वल है। अब इसमें से जो एच है ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी की वैल्यू बढ़ाने के लिए अगर किसी चीज को चेंज कर सकता हूं तो वो क्या चेंज कर सकता हूं, न्यू को, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन को ही तो चेंज कर सकता हूं। तो न्यू क्या है मेरे पास, न्यू है मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा इंसिडेंट रेडिएशन की तो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। अब ये तो फिक्स्ड है, वर्क फंक्शन हर एक मेटल का फिक्स होता है, ठीक है, उसमें कभी चेंज नहीं होता, ये फिक्स है। तो सीधी सी बात है, अब जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे, जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी मेरे पास, उसको कौन लेकर के बाहर चला जाएगा, वो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन था इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो W है वर्क फंक्शन जो है जो कि एच न्यू नॉट है, प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स्ड होता है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सब मेटल्स के लिए फिक्स है अपने पास, चाहे वो सीजियम हो, रूबिडियम हो, फ्रांसियम हो, मैग्नीशियम हो, लिथियम हो, फिक्स्ड है अपने पास। तो अब जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के आओगे उसे कौन लेकर के चला जाएगा बाहर, वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। इसीलिए हमें सबसे पहली चीज यहाँ पर ये पढ़ाई गई थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, ये हो गई पहली वाली बात। दूसरा आपको यहाँ पर ये पढ़ाया गया, दूसरी चीज क्या बोली कि अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसकी इंटेंसिटी, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी। देखो अगर मैं इंटेंसिटी की यहां पर बात करूं तो इंटेंसिटी के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वो ज्यादा हो रहे हैं, जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे वो भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो इसके पीछे अपने पास क्या रीजन होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अगर इस चीज को हम लोग समझे तो इसको मैं आपको सिंपल से तरीके से समझाता हूं। अपने पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर। जब आप सोर्स चेंज करोगे तभी आपके पास फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। लेकिन इंटेंसिटी, जिसको मैंने बोला था कि आप अभी ब्राइटनेस की तरह समझ सकते हो, ये ब्राइटनेस है। देखो मेरे पास अब ये इंटेंसिटी पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिट हो रहे हैं। आप सीधी सी बात समझो, इंटेंसिटी जो कि यहाँ पर आ रही है, इंटेंसिटी क्या लेकर के आ रही है, इंटेंसिटी लेकर के आ रही है आपके पास फोटॉन्स। तो ये जो लाइट है, इस लाइट का भी हम लोग वेव नेचर की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लाइट के पार्टिकल नेचर की। तो ये जो लाइट है, लाइट लेकर के आई आपके पास फोटॉन्स। तो सीधी सी बात है, फोटॉन्स आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पर आकर के स्ट्राइक करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, मैं इस चीज को जितना ज्यादा बढ़ा दूंगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स
स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जितने ज्यादा फोटॉन्स आकर के स्ट्राइक करेंगे, उससे क्या होगा, उससे यहां पर जितने भी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन दिखा सकते हैं, ये एक फोटोन जाकर के ईच इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद ईच इलेक्ट्रॉन। अब सीधी सी बात है कि भाई आपने जो फ्रीक्वेंसी दी है वो कंडीशन भी यहां पर मेट होनी चाहिए, और मीट होगी तो कौन सी होगी, मतलब जो न्यू है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, न्यू नॉट से तो ज्यादा ही होना चाहिए। तो अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, वो जाकर के उस फ्रीक्वेंसी को इंपार्ट करेगा, एनर्जी इंपार्ट करेगा, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आ जाएगा। तो अपने पास इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ाने से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है जो कि एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे स्ट्राइक कर रहे थे वो बढ़ गए। जितने ज्यादा फोटॉन्स जाकर के टकराएंगे वो उतना ज्यादा इंडिविजुअली एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, अपने पास इंटरेक्ट करेंगे, और वहां से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन पे, ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पे क्या चीज डिपेंड करती है, अपने पास काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहीं से अगर एक ग्राफ बनाया जाए, और एक ग्राफ अब जो काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है वो हो सकता है अपने पास काइनेटिक एनर्जी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में। देखो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं तो वो क्या हो सकता है, आपने बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन की। अगर C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा वाले रिलेशन से देखें तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि C बाय लैम्डा किसके इक्वल आ रहा है, C बाय न्यू किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे, लैम्डा के। तो ये चीज आपको बता रही है कि जो फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी वेवलेंथ के कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, कोई भी दो क्वांटिटीज जो कि इनवर्स रिलेशन में चल रही हो, ये काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, और प्लस इधर मेरे पास हो गई ये वेवलेंथ। तो इसका जो अपने पास ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन में चलते हैं। सो आज हम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ा और उसके साथ साथ करी फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में। बाकी इन टॉपिक्स के जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है, चाहे आप अपनी स्कूल के एग्जामिनेशन में बैठे हो या फिर आप बैठे हो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आई होप आज की इस वीडियो पे आपको जितनी भी चीजें समझाई गई थी वो काफी अच्छे से आपने समझी होंगी। बाकी हम लोग जल्दी मिलेंगे हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, और अगर मेरे से कोई पार्ट मिस हो गया हो तो आप नीचे इसमें कमेंट करके बता सकते हैं।